बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। मुसलमान हिंदुस्तान में आए आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन अरेबिया and they established themselves. They took some time, they converted many non-Muslims to Islam, and they left an impact upon Islamic society. They made India their own home. ये हमने कल पढ़ लिया। मुसलमानों ने अपना पीक देखा, फिर उसके बाद उस पीक के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ भी आए। अब सेकंड जो पाकिस्तान अफेयर्स में जो टॉपिक है वो है ज़वाल की बात, डिक्लाइन की बात। पहले हमने पढ़ा था हाउ डिड एस्टैब्लिश इस्लामिक सोसाइटी, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट वर द रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन। सो आज का टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसमें हम बहुत सारी कॉजेस हैं। अगर आप देखें तो इस पे बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन वो सारी की सारी बुक्स आप अपने सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। आपने कुछ 100-200 रीजंस में से चुन के कोई 8-9 रीजंस 7 रीजंस अपने लिए जमा करनी है। उनमें जनरलाइज्ड रीजंस भी और सब्सिडियरी रीजंस भी होती हैं। उनको जमा करके आपने 40 मिनट्स के क्वेश्चन में देना है, और 40 मिनट्स में आप हर चीज़ नहीं लिख सकते हो। हम देखते हैं 4 रीजंस मैंने लिखी हैं जो जनरल रीजंस हैं, जो जनरल कॉजेज़ हैं। जनरल कॉजेज़ वो होती हैं जो ऑलमोस्ट सारी एम्पायर के डिक्लाइन के लिए होती हैं। मुसलमानों के रूल का जो डिक्लाइन हुआ उसमें भी ये 4 जनरल रीजंस और कॉजेज़ मौजूद थी। सबसे पहले मुसलमानों के साथ जो एक डायलमा हुआ दैट वाज इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। मुसलमान एजुकेशन में आगे ना बढ़ सके, अपने आप को डाइवर्सिफाई ना कर सके। जब रेनेसेंस अपनी जड़ें पकड़ रहा था यूरोप में, मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे थे। रिजिडिटी और ऑर्थोडॉक्सी हमारे अंदर और ज़्यादा आती जा रही थी। यूरोप ने रेनेसेंस के बाद बहुत सारे फ्रूट्स हासिल किए। रेनेसेंस की बदौलत, यानी रिवाइवल ऑफ नॉलेज की बदौलत, उन्होंने एज ऑफ डिस्कवरी देखी, फिर उसके बाद विक्ट्रीज़ हुई। उन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देखा, उन्होंने लिटरेचर और डिफरेंट दूसरे डिसिप्लिन्स में बहुत आगे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। फिर जो नॉलेज है वो जनरल मैसेस में डिसैमिनेट किया। फिर इसी रेनेसेंस रिवाइवल ऑफ नॉलेज की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, और फिर वो पूरी दुनिया के ऊपर काबिज होती हैं। दे ऑक्यूपाइड द होल वर्ल्ड अंडर कॉलोनियल रूल। मगर इन मुगल एरा देयर वाज सीन इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जो नॉलेज है इट कुड नॉट डिसैमिनेट in the general masses. A printer was rejected by the Indians as Akbar. Even many experts regard Akbar as very progressive ruler, but he could not realize the importance of printer. When a printer was presented to him by a Portuguese Jesuit, he broke it into pieces, saying that he could not chop off the hands of his copiers. So with the absence of printer, when printer was getting foothold in China, in the neighboring country of Muslims stopped its way coming into our own society. So there was general ignorance. Only a limited class got good education, and that was just elite class, or those who either had great passion or had an accessibility to knowledge. So we can say that intellectual stagnation was one of the major general causes of the decline of the Mughal rule. Mughals could not acquire the technology and weapons which the British had or Europeans had later on. When European countries, they were developing laboratories, the science libraries,
the universities such as Cambridge and Oxford and medical colleges. At that time, the Mughals were busy in building big architectural designs such as masterpieces like Taj Mahal and the others. अब ताज महल पे जितना पैसा लगा उससे 100-200 यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज और उसके बराबर में बनाई जा सकती थी, या शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम्स डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. अभी भी आप देख सकते हो दैट इज़ दी सेम लेगेसी वी आर कैरिंग ऑन. हमारे यहाँ पे रूलर्स ज़्यादातर समझते हैं कि हम बिल्डिंग बना लेंगे या रोड्स बना लेंगे तो उससे हम लोगों में ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, हमारा निशान रहेगा. हालांकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि फ्रैक्शनल रेट्स के ऊपर इन बिल्डिंग्स के बनी हुई होंगी, बहुत इकोनॉमिकली, वहाँ से एक एक स्टूडेंट ने ऐसी एक एक कंट्री को फ़तह किया कॉलोनियल ब्रिटिश के लिए, जिनमें ऐसी बहुत सारी इमारतें मौजूद थीं. I could give you an example of Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Medina after Masjid al-Nabwi, what he established a little corner for Sufa, which was called Sufa, little corner. और वहाँ पे जो उनके कंपेनियंस थे वो इल्म हासिल करते थे, और वहाँ पे मौजूद एक एक कंपेनियन ने एक एक पूरे मुल्क को फ़तह किया. He became the governors. They became the governors of the provinces or the bigger countries. So, capital human being is more important than buildings and the other things. So, यहाँ पे intellectual stagnation was there, not concentrating on building libraries, scientific laboratories, universities, and dissemination of knowledge from a restricted class to the general masses through printer. That intellectual stagnation came as a greater hindrance towards the rule of the Mughals. Second major reason कौन सी है? That second major cause was overripeness. Overripeness. What you see, this is natural phenomenon. What overripeness is always a natural phenomenon. And that natural phenomenon means every rise has a fall. When any empire reaches its peak, it has to decline towards its fall. That is also, you can equate it with Ibn Khaldun's assumption. He talked about the birth of the civilization, rise of the civilization, and then the decline, and at the end, the death of the civilization. And he says that every civilization has that natural process of birth, rise, decline, and death. This is natural one, overripeness. When a fruit overripens and it falls down under the burden of its own juice, this is called overripeness. So overripeness means Hindustan, most importantly, from the Central Asian states to Assam, and from the foothills of Himalaya to Deccan, that whole Hindustan had expanded to such a great degree. And even during Aurangzeb, almost a major chunk of this Deccan part had been conquered. So you can see that this was such a vast empire, and that vast empire was left by Akbar the Great, and the following rulers, they added on to it. This vast empire was very difficult to handle by the administration, which could not acquire technological communications. So with intellectual stagnation and with the poor technology at their hand, such overripe empire
had to decline under its own burden. So that was that is natural process. This is called overripeness. Then there is another one, luxurious lifestyle. At that time, Ibn Khaldun once again says, what is the major reason of the decline of the empire? That is the luxurious lifestyle. Once the empire is rising, the solidarity amongst the civilization is greater, and they are very hardcore and battle hardened people. They fight for their for the glory of the civilization. But then once they have reached that peak, luxuries, they start seeping into their bloods. So what happens with luxury? The energies start sapping up. So their energies are sapped. So then decline starts. Luxurious lifestyle is one important reason for Mughals. अब luxurious lifestyle से अकबर के बाद जब जहांगीर आए तो उसके साथ ही luxurious lifestyle आना शुरू हो गया. जैसे उनकी जो बीवी थी नूरजहाँ, वो एक मॉडल समझी जाती थी luxurious lifestyle की. इसके अलावा बहुत सारा जो ट्रेड स्टार्ट हुई ब्रिटिश के साथ, तो यूरोपियंस ने जो प्रोडक्ट्स लानी शुरू कर दी, उसका क्रेज़ हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हो गया. इवन एक छोटी सी मैं अगर मिसाल दूं, जब मुग़ल रूलर की सालगिरह आती थी, बर्थडे, तो एक तकड़ी एक बहुत बड़ी ली जाती थी. एक पलड़े में रूलर बैठता था, दूसरे पलड़े में हीरे जवाहरात जो है वो रखे जाते थे, और फिर उनको तकसीम कर दिया जाता था सब में. तो इस तरह की लग्जरीज जो हैं उनको आदत पड़ चुकी हुई थी. फिर अगर हम बात करें तो देयर आर सम पोर्तुगीज़ ट्रैवलर्स, दे रिपोर्ट कि जब आगरा में ताजमहल बन रहा था तो उसके पास से गुज़रे, तो ये इंतहाई कीमती पत्थर जो हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए ऐसे पड़े हुए होते थे जैसे गारे में छोटे छोटे आम पत्थर पड़े होते हैं और ईंटें पड़ी होती हैं. दिस इज़ लग्जरी. देन जो आलीशान इमारतें बनाना, ये भी आपके एक लग्जरीज लाइफस्टाइल को शो करता है. फिर उसके बाद आप देखें कि औरंगज़ेब आलमगीर एक सिंपल लाइफ या ऑस्टियर लाइफ को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसके बाद उनके पोतों ने, ख़ास तौर पे मोहम्मद शाह रंगीला, वो एक तरह से वाज द एक्सट्रीम ऑफ द स्विंग ऑफ द पेंडुलम. औरंगज़ेब एक तरफ थे और वो बिल्कुल दूसरी तरफ. He was one example which is remembered in history as an example of luxuriant life. तो हम कह सकते हैं कि इस luxurious life ने energies को sap कर दिया. They did not remain battle hardened. They could not sustain in the battlefield against their enemies, and their enemies started capturing different areas from them. और इनका रूल आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के पास रिस्ट्रिक्ट हो गया. एक वक्त आया कि ये दिल्ली के बिल्कुल करीब करीब तक ही इनका रूल होता था, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मराठास, यहाँ से सिख और यहाँ से ब्रिटिश आगे आना शुरू हो गए. एंड दैट इज़ इन द मिड ऑफ 18th century. यहाँ से ब्रिटिश आ रहे थे, यहाँ से मराठास और ब्रिटिश भी यहाँ से दक्कन से वो आगे आ रहे थे. मराठास के साथ नवाब ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश की बाद में मराठास के साथ वॉर्स भी हुई, इधर से सिख्स. तो दे वर पुटिंग प्रेशर अपॉन द वीक मुगल्स in the 18th century. And then the fourth one, once vacuum is created with the weakness of central rule, तो फिर एक अच्छी पावर उस वैक्यूम को पूरा करती है. There was a vacuum in India because the central control had become weak. Thus this vacuum had to be filled by the British. Agar had there not been British, there would have been some other power, maybe French, maybe Marathas, maybe Sikhs, maybe other European power. They could have taken the place of the Mughals, but Mughals were no more an option in India, क्योंकि weakness इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सिन है. और आपकी सारी मोरालिटी आपकी पावर के साथ लिंक करती है. अगर आप पावरफुल हो, यू क्रिएट योर ओन मोरालिटी एंड द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट दैट मोरालिटी.
हाउएवर ब्रिटिश यहाँ पे अराइव किए और ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया. तो दीज आर 4 मेजर causes. They are called general causes that can be, I mean, these causes can be applied to the fall or to the decline of any civilizations. Maybe they are Turks, maybe they are Muslims in the whole world, maybe they were Mughals, maybe they any other empire or the fall of the empire. You could apply these general causes, but here we'll have to apply these 4 general causes in terms of especially India और मुस्लिम रूल इन इंडिया. आगे बहुत सारी सब्सिडियरी कॉजेज़ हैं, छोटी कॉजेज़, वो हंड्रेड्स में भी जा सकती हैं, वो अपने से भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो. तो जैसे औरंगज़ेब्स puritanical rule, that is considered to be one of the causes of the downfall of Mughal empire, जो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं. वो कहते हैं कि जी औरंगज़ेब कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं थी, औरंगज़ेब ना होता तो ये एम्पायर औरंगज़ेब से पहले ही ख़त्म हो गई होती. लेकिन सम पीपल रिगार्ड ये उनकी भी पॉलिसीज़ थी औरंगज़ेब की भी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर. ये आपकी अपनी मर्ज़ी है. तो औरंगज़ेब्स प्योरिटानिकल रूल मतलब बहुत सख्त किस्म का रिजिड सुन्नी रूल जो है, दैट बिकेम वन ऑफ द रीज़न. जैसे कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने जिज़िया इम्पोज किया हिंदूज़ के ऊपर या नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, एंड दस द हिंदूज़ टर्न अगेंस्ट औरंगज़ेब्स. Most importantly, from the core of their heart, they were not with Aurangzeb. And second, ये भी कहा जाता है कि Aurangzeb alienated many other groups in India, such as Sikhs. He got the Guru of the Sikh executed. He fought long wars against Marathas in Deccan. Almost he remained more than 20 years in Deccan here to fight against Marathas, leaving Delhi behind at the hands of the ministers. Thus, it also contributed to the weakening of the central rule. तो कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने जो 20 साल से ज़्यादा का अरसा यहाँ पे गुजारा मराठास के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न बनता है उनके जो है डिक्लाइन के लिए. और दे वर द फ्यूटाइल वॉर्स, दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल वॉर्स, क्योंकि जैसे ही औरंगज़ेब ख़त्म होते हैं मराठास जो हैं वो आंधी बन जाती हैं. तो ये समझा जाता है कि ये वॉर्स जो हैं वो इतनी कोई बहुत फार साइटेड वॉर्स नहीं थी औरंगज़ेब की, क्योंकि बहुत मंथ्स के बाद कुछ फोर्ट्स कब्ज़ा करते थे मुसलमान, तो फिर जो मराठास थे उनको वापस ले लेते थे, क्योंकि ये एरिया घात का एरिया है. यहाँ पर हिली एरिया है, इनको कहते हैं घात. तो ये दक्कन की घात में बहुत मुश्किल टेरेन में जो गुरीलास जो गुरीला फाइट उन्होंने लड़ी शिवाजी और उनके मानने वालों ने, जो मराठास थे, वो बड़ी खौफनाक औरंगज़ेब. तो औरंगज़ेब्स प्योरिटेनिकल रूल यानी उनका जो सख्त रूल था, दे एलिनेटेड द हिंदूज विच मेड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दे टर्न अगेंस्ट मुगल रूल. एंड द सेकेंड वन, the Sikhs, he got their guru executed. Then Marathas, he fought against Marathas, and then in the Deccan, the Shias, they even sided with the Marathas against Aurangzeb, because Aurangzeb was considered to be the puritanical Sunni. तो उसने बहुत सारे ग्रुप्स को नाराज़ कर लिया अपनी प्योरिटेनिकल उसकी वजह से. अब बहुत सारे लोग जो औरंगज़ेब को फेवर करने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने जो जिज़िया अगर हिंदुओं के ऊपर इम्पोज किया तो बहुत सारे दूसरे टैक्सेस से उनको छूट भी दी थी. लेकिन हिंदूज़ समझते थे कि सिर्फ ये जो छोटा सा जिज़िया का टैक्स है ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स और कोई एक दो ही उन्होंने कुछ ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिर उनको तोड़वा दिया था. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, औरंगज़ेब ने ऐसा नहीं किया था, सिर्फ चंद एक मंदिर थे जो कि अपनी खस्ता हालत में थे, बस उनको रिपेयर करने की इजाज़त नहीं दी थी, और या बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में औरंगज़ेब ने कोई हुक्म दिया होगा कि इस मंदिर को गिरा दिया जाए, अदरवाइज दिस इज़ जस्ट अ ब्लेम. लेकिन सम पीपल call that Aurangzeb's puritanical rule was another contribution to the fall of empire. That is why I have put it as a subsidiary cause. That is not very important one. Wars of accession was the most important subsidiary cause. Wars of accession, when the ruler died, his sons fought against each other.
What was the repercussion of the sons fighting against each other? That the empire divided into the sons. I mean, army divided into the sons. If 4 sons were fighting, as Aurangzeb along with his 3 brothers were fighting against each other, तो for the accession, तो क्या हुआ कि आर्मी भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, और फिर उसके बाद रिसोर्सेज भी स्टेट के या एम्पायर के 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक को फतह हासिल होती थी और बाकी बहुत सारे मैन जो एबल मैन थे, जनरल्स थे, सोल्जर्स थे, वो मारे जाते थे इन वॉर्स में। बहुत सारा ख़जाना खर्च होता था, स्टेट के रिसोर्सेज ज़ाया होते थे। तो वॉर्स ऑफ एक्सेशन ऑल्सो एम्प्टीड द ट्रेजरी, and then because of these wars of accessions, or after these wars of accessions, the rulers imposed heavy taxes upon the general masses that also went against their interests. तो अब हम कहते हैं कि जो वॉर्स ऑफ एक्सेशन थी, बहुत सारी वॉर्स, औरंगज़ेब जब शाहजहां की डेथ की खबर मिली और बाद में पता चला कि वो बहुत बीमार थे, उनकी डेथ की खबर ऐसी रूमर के तौर पर फैल गई। इन चारों भाइयों ने लड़ाई की। औरंगज़ेब ने बाद में बाकायदा लॉस बना के गए, एक अपने बेटे को बहादुर शाह 1 को अपॉइंट करके गए और बाकायदा बता के गए कि कौन कौन सा रूलर होगा। लेकिन बहादुर शाह के बाद या औरंगज़ेब के फ़ौरन बाद ही लड़ाइयाँ स्टार्ट होनी शुरू हो गई, और एक के बाद दूसरा रूलर आ रहा है, फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर दूसरा रूलर, तीसरा रूलर, और इस तरीके से रूलर के ऊपर रूलर, ना कोई केपेबल रूलर था। इन फाइटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये जो वॉर्स ऑफ एक्सेशन था, ये सब्सिडियरी रीजंस में मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसमें स्टेट के बहुत सारे रिसोर्सेज आया होते थे आपस में वॉर में, और उसके बदले में फिर जो भी हुक्मरान आता था वो हैवी टैक्सेस लगाता था, और वो हैवी टैक्सेस जो है मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ ही जाते थे। तो हम कहते हैं कि ये जो वॉर्स हैं, वॉर्स ऑफ एक्सेशन, क्योंकि इस्लामिक लॉ में मोनार्की का कोई तस्वर नहीं है, बादशाहत का। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की इन इस्लामिक लॉ। और इस्लामिक कोर्ट्स में खिलाफत और अमारत, इनके लिए काफ़ी लॉज और प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। तो मोनार्की में, बादशाहत में, जब किसने आगे बादशाह बनना है, उसके लिए कैसे शूरा बैठेगी, इसका कोई जिक्र इस्लाम में नहीं। इसीलिए द पीपल ऑलवेज टुक द रूलर फॉर ग्रांटेड इफ अनदर पावरफुल रूलर रोज अगेंस्ट हिम। अगर खलीफा के ख़िलाफ़ अगर कोई राइज करता था तो लोगों में भी ये होता था कि ये फितना है। लेकिन यहाँ पर जब वॉर्स ऑफ एक्सेशन होती थी तो लोग ख़ुद कंफ्यूज होते थे कि कौन सा बादशाह ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि इस्लाम डिड नॉट कोडिफाई मोनार्की, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है वॉर्स ऑफ एक्सेशन में। और हमेशा बाकी भाइयों को मरना पड़ता था, ये भी रूल है। ऑटोमन एम्पायर में भी ऐसा होता था, इवन रोमन एम्पायर में भी ऐसा होता था, और इवन मुगल्स में भी। व्हेन वन ब्रदर आफ्टर द वॉर ऑफ एक्सेशन ascended the throne, he would put the other brothers to death. अगर उनको ना मारता तो फिर वो अनाकी और इन फाइटिंग हमेशा रहती। तो वॉर्स ऑफ एक्सेशन, फिर उसके बाद हैवी टैक्सेस, जब सल्तनत कमज़ोर हो गई इन फाइटिंग के साथ, तो हैवी टैक्सेस मराठास के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जब औरंगज़ेब गए तो वो भी टैक्सेस लगाए कि इस वॉर के टैक्सेस होते हैं। तो ये भी एक तरह से रीज़न बनी डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल रूल के लिए। दैन फॉरेन इन्वेशन, जब मुग़ल रूल वीक हो गया तो बहुत सारी फॉरेन इन्वेशंस भी हुई, जिसमें 2 फॉरेन इन्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 1700 समथिंग, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, Nadir Shah came from Persia. He was the ruler of Persia. He came to India and he plundered Delhi for many days and he killed so many people down there. और उसमें मोहम्मद शरंगीला भाग के कहीं छुप गया, एंड जब वो लूट लाट के पूरा हिंदुस्तान वापस चला गया तो फिर मोहम्मद शरंगीला वापस आ गया। तो उसके जो अटैक्स हैं, नादिर शाह not only took away much of the wealth of the Mughals, but also took away their respect and their honor as well. तो हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन, उसके बाद उसका एक जनरल था जिसको अहमद शाह दुर्रानी बोलते थे,
वो बाद में उसको सक्सीड किया, उसने भी हमला किया हिंदुस्तान में, उसमें प्लंडर किया और ले गया। और यही अहमद शाह अब्दाली बाद में फिर मुग़ल्स को बचाने के लिए भी आया था, शाह वलीउल्लाह के कहने पर और उनके ख़त लिखने पर। आगे हम देखते हैं फॉरेन इन्वेशंस के बाद इनकेपेबल रूलर्स। ये एक और रीज़न है, सब्सिडियरी कॉजेस में इनकेपेबल थे इसीलिए लड़ते थे, इनकेपेबल थे इसीलिए लग्जूरियंट लाइफ गुजारते थे, इनकेपेबल थे इसीलिए बेहतरीन गवर्नेंस नहीं दे सके, और ज़्यादातर दे retreated themselves to the luxurious life and they left most of the governance things in the hands of the ministers. They were incapable. They were not as battle hardened as Babur, as Akbar the Great. They were and Aurangzeb, Alamgir. They were not as honest as Aurangzeb, Akbar, Babur and the other rulers. So they were incapable rulers after Aurangzeb. These were the reasons for the decline of Muslim rule in India. What are the reasons? I mean, there are hundreds of reasons written down there. और even Hujjatul Balagha, Hazrat Shah Waliullah ने जो book लिखी, he delineated so many reasons, but you could not put down all those reasons in your 40 minutes question. What you'll have to do is to take the most important causes. These are 4 causes according to me, general causes. You could think of more even. तो 4 ये general causes मेरे मुताबिक हैं. Number 1, overripeness, that is natural process, intellectual stagnation, then luxurious lifestyle and British arrival. British were well equipped with technology and weapons. They were supported by the immense wealth they had gathered after the successful industrial revolution, and they were successful traders and they were good diplomats. They were highly confident that they would never lose the war. So this British civilization which was rising in the world, they were capable civilization to fill that vacuum which had been created by the Mughals there. So British arrival एक है. तो ये 4 हैं: overripeness, intellectual stagnation, luxurious lifestyle, British rule, British arrival. और subsidiary causes में आप लिखते जाओ चाहे जितनी मर्जी लिखते जाओ. Wars of accession, heavy taxes, Aurangzeb's puritanical rule, foreign inventions, incapable rulers after Aurangzeb. I have penned down these ones, but once you read them in your books, they might be hundreds. Thank you very much.